हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी के पाठ 2 को, जिसका नाम है भोजन के घटक। इस पाठ में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि भोजन के इन घटकों के स्रोत क्या हैं। उसके बाद हम परीक्षण द्वारा जांच करेंगे कि किस भोजन में कौन सा घटक मौजूद है। बच्चों, यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है ताकि हम जो रोज़ भोजन करते हैं उसमें हमें पता चले कि कौन से घटक जो हैं वो हम ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। तो यह सीखने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का पाठ। भोजन के घटक। बच्चों, हम भारत देश के बारे में जानते हैं। यह विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ जितने भाग हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए, पकाए और खिलाए जाते हैं। जहाँ एक थाली में बैंगन का भरता, चपाती, दाल हो सकते हैं, वहीं दूसरी में चावल, सांभर और भिंडी भी हो सकती हैं। यही नहीं, कई प्रकार के भोजन में अप्पम, मछलियाँ, सब्जियाँ भी हो सकती हैं। बच्चों, हमारे देश में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन उगाया और बनाया जाता है। जितने राज्य उतने ही प्रकार का भोजन भी है। तो इन सब बातों को सुनकर आपके मन में कई प्रश्न आते होंगे, जैसे हमें कौन सा भोजन करना चाहिए, किस भोजन में कौन सा घटक होता है, क्या हमें इन सभी भोजन के घटकों की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं प्रश्नों के लिए हम अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। साथ ही शुरू करते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने। जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। बच्चों, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। और इस कच्ची सामग्री को हम क्या कहते हैं? संघटक। इन घटकों का हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और यह घटक पोषक के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? यह अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। तो सबसे पहले हम पढ़ते कार्बोहाइड्रेट्स और उसके स्रोत के बारे में। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः पाया जाता है अनाज में, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंदी, मक्का, पपीता, गन्ना आदि फलों में भी पाया जाता है यह। और दूसरा है प्रोटीन और उसके स्रोत। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह पादप और जंतु दोनों ही स्रोत से हमें प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम इसके पादप स्रोत, जैसे दालें, कौन कौन सी? चना दाल, मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन और मटर आदि। उसके पश्चात इसके जंतु स्रोत। जंतुओं से भी तो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और इसके कुछ जंतु स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे पनीर, मछली, दूध, मांस, अंडे इत्यादि। फिर है वसा और उसके स्रोत। यह हमें पादप और जंतु दोनों ही स्रोत से प्राप्त होती है। तो पादप स्रोत में कौन कौन हुए? मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि का तेल। फिर है वसा के जंतु स्रोत। तो वसा हमें जंतुओं से भी प्राप्त होती है, जैसे आप रोज दूध पीते हो, घी, मक्खन, अंडा, क्रीम, मछली, मांस, इन सभी से हमें वसा की प्राप्ति होती है। फिर है विटामिन और विटामिन के स्रोत। सबसे पहले विटामिन ए, क्योंकि विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और विटामिन ए हमें मिलता है आम से, गाजर, पपीता, दूध, मछली के तेल आदि खाद्य पदार्थों से। फिर है विटामिन बी और विटामिन बी के अनेक स्रोत होते हैं, जैसे चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे मछली, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि आदि अनेकों विटामिन बी के सोर्स हैं। फिर है विटामिन सी। जितने भी आप खट्टे खाद्य पदार्थ खाते हैं उन सभी में विटामिन सी कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है, जैसे टमाटर, संतरा, अमरूद, नींबू, आंवला या हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। फिर हमारा विटामिन डी। विटामिन डी के तो अनेक स्रोत होते हैं, जैसे दूध, मक्खन, अंडे, मछली। अरे बच्चों, यही नहीं, अगर आप सूर्य के प्रकाश में खड़े रहते हैं तो कुछ देर में हमारा शरीर जो है वो विटामिन डी स्वयं भी बनाने लग जाता है। फिर विटामिन ई, यह अति महत्वपूर्ण विटामिन है और ये हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त होता है,
जैसे बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, पालक, सोयाबीन का तेल और गेहूं के बीज का तेल भी विटामिन ई का स्रोत है। फिर विटामिन के, और विटामिन के अनेक प्रकार के भोजन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, जैसे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, शलगम, चुकंदर, ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। फिर खनिज लवण, और हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु ये अति आवश्यक होते हैं। तो खनिज लवण के अनेकों जंतु और पादप स्रोत होते हैं। हमारे शरीर में आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, सोडियम, ये सभी खनिज लवण होते हैं और हमें ये सब प्राप्त होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, अंडे, अदरक, मछली आदि से मिलते हैं। फिर हमारे लिए आहारी रेशे या वृक्षांश, ये हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा होते हैं। हमारे खाने में वृक्षांशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। हमारे खाने में वृक्षांश के मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। तो हम क्या सीखा कि हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है। अब आप समझ गए ना कि हमारे लिए पोषक तत्व और उनके घटक कितने जरूरी हैं और उनके स्रोत कौन कौन हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और वृक्षांश। साथ ही जल भी एक पोषक तत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपनी जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन के लिए तो शरीर ऊर्जा को इस्तेमाल करता ही है। साथ ही खेलने, कूदने, उठने, बैठने, चलने फिरने आदि क्रियाओं के लिए भी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप सोचते होंगे यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। देखते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही वसा जैसे घी, चिकनाई, तेल, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले अधिक ऊर्जा मिलती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और वसा हमें ऊर्जा देते हैं, इसीलिए हम वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। जान गए ना आप ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से हैं। फिर है शरीर वर्धक भोजन। अरे आप 5वीं कक्षा में तो आपका कद कम था, अब बड़ा हो गया। इसके लिए किसने कार्य किया? भाई भोजन के अति आवश्यक घटक प्रोटीन ने, उसने हमारे शरीर को अत्यंत आवश्यक यानी शरीर की वृद्धि करने वाली शक्ति प्रदान की। क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। और ये हमें जिनसे प्राप्त होता है वो हम वीडियो 1 में जान सकते हैं। फिर है रक्षक भोजन यानी विटामिन। विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। इसीलिए विटामिन का हमारे भोजन में होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हमारी बीमारियों से रक्षा हो सके, है ना। फिर है खनिज लवण। वैसे तो खनिज लवण हमें अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन अपने शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, जो कि हमें चित्र में दिखाई दे रहे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात हमारा अगला जो है वह है आहारी रेशे अथवा वृक्षांश। बच्चों, आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई विशेष पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और ये हमारे भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने हमारे शरीर की सहायता करते हैं, इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो आहारी रेशे भी जरूरी हैं। फिर आता है जल। अब जल तो हमें बहुत सारे स्रोतों से मिलता है और जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। वैसे तो हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल या दूध या चाय जो भी आप पीते हैं। इसके अलावा हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी तो पानी का प्रयोग करते हैं, तो जल हमें उचित मात्रा में प्राप्त होता है। तो देखा बच्चों, आज हमने जाना कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्व हमारे लिए कितने आवश्यक हैं
और हमें इन्हें हर हाल में लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर की उचित वृद्धि, ऊर्जा और रक्षा हो सके। आज हम कक्षा 6 के पाठ 2 भोजन के घटक से संबंधित जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में टेस्ट के द्वारा यानी परीक्षण के द्वारा पता करेंगे कि वो कौन से भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है। तो हमने कुछ भोज्य पदार्थ लिए हैं जिनमें हम एक एक करके मंड, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति का पता करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने परीक्षण। सबसे पहले हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें हम लेते हैं अपना ये कच्चा आलू। कच्चे आलू के टुकड़ों को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जब डालेंगे इस प्रकार से, और फिर हम उसके अंदर डालेंगे ये आयोडीन। आयोडीन की कुछ बूंदें। आपको पता है ना हम क्या करते हैं इसके टेस्ट के लिए, आयोडीन। और आयोडीन कैसा रंग दे देगा ये आपको अभी नजर आ जाएगा। कुछ ही क्षण में इसका रंग आप बदलता हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है गहरा नीला या काले रंग का जो है वो पदार्थ आ गया। यानी इसके अंदर किसकी मौजूदगी है? आलू, कच्चे आलू के अंदर मंड की उपस्थिति है। और हम ये अपने रिकॉर्ड में लिख देंगे कि कच्चे आलू के अंदर क्या उपस्थित है? मंड उपस्थित है। अब इसके लिए हम करते हैं आलू के ऊपर कि क्या इसके अंदर प्रोटीन भी उपस्थित होता है। तो आलू हम दोबारा से लेंगे अगली टेस्ट ट्यूब में, और मंड की उपस्थिति तो हमने जानी आयोडीन से, लेकिन प्रोटीन की उपस्थिति के लिए हमें चाहिए कॉपर सल्फेट विलयन और कॉस्टिक सोडा विलयन, जो हमने यहाँ ले रखे हैं। इसमें हम कुछ बूंदे डालेंगे कॉपर सल्फेट विलयन की और कुछ बूंदे हम डालेंगे इसके अंदर कॉस्टिक सोडा विलयन की, और इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर यदि बैंगनी रंग आता है तो प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है, वरना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि क्या आलू के अंदर मंड उपस्थित है, वो हमने देख लिया। प्रोटीन के लिए हमने टेस्ट कर लिया। क्या आलू के अंदर वसा भी उपस्थित है? इसके लिए हम ये कागज लेंगे और इसको इस प्रकार कागज का एक टुकड़ा जिसके अंदर हम रखेंगे आलू के इन टुकड़ों को, और इस प्रकार से हम इसको दबा करके देखेंगे। ये हमने दबा लिया और देखते हैं कि क्या इसके आर पार हमें कुछ नजर आया, क्या चिकना दाग इसके ऊपर बना। तो वो नहीं बना, यानी आलू के अंदर वसा मौजूद नहीं होती। आलू के अंदर मंड उपस्थित है, प्रोटीन का टेस्ट हम कर चुके हैं और वसा इसके अंदर नहीं होती, मौजूद नहीं होती। अब बारी आती है हमारे पास अगले भोज्य पदार्थ की, जो है दूध। दूध को भी हम इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इस पे हम डालेंगे आयोडीन। आयोडीन क्या जांच करेगा? मंड की जांच करेगा। और आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि पहले और तीसरे टेस्ट ट्यूब के रंग में कितना अंतर है। यहाँ हमने आलू के अंदर मंड की जांच की और यहाँ हमने दूध के अंदर मंड की जांच की। तो पहले में कैसा कलर आया? पहले में रंग आया गहरा नीला या काला, और यहाँ पर रंग के अंदर काला या नीला रंग मौजूद नहीं पाया गया। तो दूध के अंदर क्या मौजूद नहीं है? दूध के अंदर मंड उपस्थित नहीं है। अब हम देखेंगे दूध के अंदर प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। शुरू करते हैं अपना दूध का टेस्ट। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो ये हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे जरा सा दूध, और इसके लिए हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन और ये हमने क्या डाला इसके अंदर? कॉस्टिक सोडा विलयन। और रंग इसके अंदर कैसा आना चाहिए? बैंगनी रंग। इसको हम अच्छे से
आप रंग के अंदर तुरंत आया परिवर्तन देख सकते हैं। और साथ ही बच्चों यहाँ मिलान कर सकते हैं कि जो हमने आलू के ऊपर ये टेस्ट किया था उसके अंदर कोई ऐसा रंग नहीं आया जो हमें इस 1 नंबर की टेस्ट ट्यूब में नजर आ रहा है। यानी दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद है लेकिन आलू के अंदर प्रोटीन मौजूद नहीं है। तो अगर बैंगनी रंग हमें मिलता है तो बैंगनी रंग दर्शाता है प्रोटीन की उपस्थिति। तो हमें दूध के साथ तो प्रोटीन की जो उपस्थिति है वो प्राप्त हुई, लेकिन आलू के साथ ऐसा रंग हमें नहीं मिला। ये हम दोनों में अंतर यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या परीक्षण किए? कच्चे आलू में मंड उपस्थित है लेकिन प्रोटीन और वसा अनुपस्थित है। वहीं दूध के अंदर मंड नहीं है लेकिन प्रोटीन उपस्थित है। और हम जानते हैं बच्चों कि दूध से हम बहुत सारा घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं। तो ये हमें पता है कि दूध के अंदर जो है वो वसा की मौजूदगी होती है। मलाई भी तो दूध पे ही आती है ना। अब नंबर आता है मूंगफली खाद्य पदार्थ का। तो मूंगफली को हमने टेस्ट ट्यूब में डाल लिया है और इसके ऊपर हम सबसे पहले करेंगे मंड की उपस्थिति के लिए टेस्ट। और हम क्या डालेंगे? आयोडीन। तो कुछ बूंदे हम इसके अंदर आयोडीन विलयन की डालते हैं। और कैसा रंग मिलना चाहिए हमें? गहरा नीला या काला रंग हमें इसमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें अभी तक ऐसा रंग नजर नहीं आ रहा। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम मूंगफली पर करेंगे प्रोटीन का टेस्ट कि क्या मूंगफली के अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैल्शियम सल्फेट। तो ये हमने एक टेस्ट ट्यूब में मूंगफली, और यहाँ पर इसमें हमने डाली क्या? मूंगफली में मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन की कुछ बूंदे, और मूंगफली में प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदे और कॉस्टिक सोडा की कुछ बूंदे हम इसमें डालेंगे ताकि हम इसके अंदर जांच सके कि इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है। तीसरा जो पोषक तत्व हम जांच करेंगे मूंगफली के अंदर वो है वसा। इसके लिए हम फिर से कागज पर वसा को जांचने के लिए हम कागज पर मूंगफली को लेंगे और उसको अच्छे से प्रेस करेंगे कि क्या इसके ऊपर कोई चिकनाई युक्त धब्बे हमें प्राप्त होते हैं या नहीं। तो ये हम इसको इस तरीके से, और अब हम देखते हैं कागज पर। आप देख सकते हैं कि इस पर हमें बहुत सारे छोटे छोटे चिकने धब्बे प्राप्त हुए हैं जो दर्शाते हैं कि मूंगफली के अंदर वसा मौजूद होती है। तो ये हमने मूंगफली के अंदर तीनों तत्वों की जांच की जिसमें हमें क्या प्राप्त हुई? मूंगफली के अंदर वसा उपस्थित होती है। अब देखते हैं ये जो अगली टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है कच्चा चावल जो कि पका हुआ नहीं है, और यहाँ हमारे पास है पका हुआ चावल। इन तीनों में हम देखते हैं मंड उपस्थित है या नहीं है। पहली टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे? आयोडीन, ताकि हम इसमें मंड की उपस्थिति को जांच सके। और अगर मंड उपस्थित होगा तो हमें ये वही रंग मिला जो मंड की उपस्थिति दर्शाता है, यानी काला या गहरा नीला रंग। और दूसरे में हम जांच करेंगे कि क्या कच्चे चावल के अंदर प्रोटीन मौजूद है, और इसके लिए हम डालेंगे कॉपर सल्फेट विलयन की कुछ बूंदे और साथ में कॉस्टिक सोडा की कुछ बूंदे, और इनको अच्छे से मिला देंगे। और हमें इसमें बैंगनी रंग अगर मिलता है तो इसके अंदर मौजूद होगा प्रोटीन, अन्यथा नहीं। और क्या कच्चे चावल के अंदर मौजूद होती है मंड, प्रोटीन और वसा। तो वसा के लिए हम कच्चे चावल को लेंगे कागज पर और फिर से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, दबाएंगे इस प्रकार से। और यदि हमें जैसे मूंगफली में प्राप्त हुए थे वैसे ही धब्बे इस पर मिलते हैं तो इसके अंदर मौजूद है वसा, वरना नहीं। और ये देखिए हमें कोई भी इसके ऊपर धब्बा यहाँ नहीं मिला जैसे कि ये मूंगफली वाले में मिला था। तो यानी कच्चे चावल के अंदर वसा मौजूद नहीं है। तो सिर्फ क्या मिली कच्चे चावल के अंदर? ये मंड की उपस्थिति। और पके हुए चावल के अंदर हम फिर से जांच करते हैं कि क्या पके हुए चावल में भी मंड उपस्थित होता है। इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे फिर से, और ये देखो आप कितना सुंदर जो है वो रंग हमें प्राप्त हुआ है। तुरंत कैसा रंग आ गया? गहरा नीला रंग, जो दर्शाता है कि पके हुए चावल के अंदर भी मंड उपस्थित होता है। तो ये हमने कच्चे चावल और पक्के चावल के अंदर तीनों जो हैं, तो ये हमने अपने कच्चे और पके हुए चावल के अंदर
मंड, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति की जांच की, जिसमें क्या मिला कि मंड तो कच्चे और उबले दोनों ही चावलों में उपस्थित होता है, लेकिन प्रोटीन और वसा इनमें उपस्थित नहीं पाई गई। अगला जो भोज्य पदार्थ है वह है सूखा नारियल, जो हमने इन 2 टेस्ट ट्यूब में लिया है और इनमें हम जांच करेंगे मंड और प्रोटीन की। तो मंड के लिए हम इसमें डाल देंगे आयोडीन की कुछ बूंदें और इसका रंग देखेंगे कि क्या रंग गहरा नीला आता है या नहीं। और प्रोटीन की उपस्थिति के लिए हम इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा की कुछ बूंदें, और ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर हमें बैंगनी रंग की प्राप्ति होती है या नहीं। और तीसरा जो है वो है वसा की जांच। कच्चे नारियल को हम ऐसे कागज के टुकड़े पर रखेंगे, पेपर स्ट्रिप पर, और उसको हम फोल्ड करके ऐसे मोड़ करके प्रेस करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके ऊपर कोई हमें चिकना धब्बा प्राप्त होता है या नहीं। अगर चिकना धब्बा हमें इस पर प्राप्त हुआ तो मूंगफली, नारियल के अंदर मूंगफली के जैसे ही क्या मौजूद होगा, वसा। और ये आप देख सकते हैं, और ये हल्का सा जो है वो आपको धब्बा भी नजर आ रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंट बना रहा है हमारे कागज को। और ये क्या है, इसकी जांच है कि तत्व जो है वसा तत्व हमारे भोज्य पदार्थ के अंदर मौजूद है। और यहाँ जो हमने अपने परीक्षण किया था, इनमें से दोनों में ही ना तो हमें गहरा नीला रंग प्राप्त हुआ मंड की उपस्थिति के लिए, और ना ही यहाँ पर हमें ज्यादा बैंगनी रंग प्राप्त हुआ जो प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। तो मूंगफली के अंदर ये दोनों ही हमें नहीं मिले। अगली 2 टेस्ट ट्यूब में हमने ली है कच्ची दाल। तो इसमें पहली जो दाल है उसमें हम फिर से डालेंगे आयोडीन, जो जांच करेगी मंड की उपस्थिति को। और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट, जो क्या जांच करेगा, प्रोटीन की उपस्थिति। और साथ में हम डाल देंगे कुछ बूंदें कॉस्टिक सोडा, और इसको अच्छे से जो है हम मिला देंगे। और देखेंगे कि क्या इसके अंदर, कुछ देर इसको रखेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो हमने कच्चा नारियल लिया था उसके अंदर आपको हल्का सा जो है जामुनी रंग बहुत कम मात्रा में नजर आ रहा है। ये हम दाल में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए टेस्ट कर चुके हैं। इसको कुछ समय रख के फिर इसका रंग देखते हैं। और अब हम कच्ची दाल के अंदर मंड की उपस्थिति के लिए अपना पेपर टेस्ट करेंगे। और इस कागज के अंदर हम कच्ची दाल के पाउडर को अच्छे से रख के और ऐसे दबाएंगे, और क्या जांच करेंगे कि क्या हमारे कागज पर कोई चिकना धब्बा हमें प्राप्त होता है या नहीं। तो हम देखते हैं कि क्या ये आया। तो ये देखिए, कोई चिकना धब्बा हमें प्राप्त नहीं हुआ, जैसे यहाँ मूंगफली या नारियल के समय हमें प्राप्त हुआ था। यानी कच्ची दाल के अंदर भी मंड और वसा की उपस्थिति नहीं है। अब ये हमारे पास है अगला भोज्य पदार्थ, जो है पकी हुई राजमा। यानी इसके अंदर अब हम जांच करेंगे कि क्या इसके अंदर वसा, प्रोटीन या वसा की उपस्थिति है या नहीं। तो हम इसके अंदर डालते हैं कुछ बूंदें आयोडीन की, और ये देखते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का रंग हमें मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें काला रंग जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। और साथ ही अगली टेस्ट जो हमारी टेस्ट है, परीक्षण है, उसमें कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें हमने डाली हैं, और यहाँ हम साथ में डाल देंगे कॉस्टिक सोडा की कुछ बूंदें। और रंग हमें क्या मिलना चाहिए, बैंगनी रंग हमें मिलना चाहिए। तो इसको आप देखिए, बहुत ही बढ़िया सा जो है वो बैंगनी रंग हमें इसमें नजर आना शुरू हो गया है। इसको कुछ समय तक रखने पर आप इसमें आसानी से दोनों में ही आपको ये रंग नजर आएंगे कि यहाँ पर हमें काला रंग, और यहाँ पर जो है आप यहाँ से देखिए बैंगनी रंग आपको नजर आना शुरू हो गया है।
तो पकी हुई दाल के अंदर हमें दोनों ही पोषक तत्वों की प्राप्ति हुई है, मंड की भी और प्रोटीन की भी, जबकि वसा जो है वो हमने कच्ची दाल में उसके अंदर हमें मौजूद नहीं मिली थी। अब हमारे पास है एक फल, जिसमें हम जांच करेंगे कि क्या फलों के अंदर इन तीनों पोषक तत्वों में से कौन कौन सा पोषक तत्व मौजूद है। सबसे पहले हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, जो हमें किसकी उपस्थिति दर्शाएगा कि क्या हमारे इस फल के टुकड़े के अंदर मंड उपस्थित है या नहीं है। और दूसरा जो हमारा है, यहाँ पर हम प्रोटीन की जांच करेंगे, और उसके लिए हमने ये डाली कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट और साथ में कॉस्टिक सोडा। तब तक ये टेस्ट हमारे होते हैं, हम यहाँ करते हैं वसा के लिए जांच कि क्या फल के टुकड़े के अंदर वसा मौजूद है या नहीं। इसको भी हम अच्छे से प्रेस करेंगे इस तरीके से। और बच्चों जब हम इसको देखते हैं तो हमें है, ये देखो, ये हमें गीला जो है वो धब्बा तो मिल गया, लेकिन ये धब्बा चिकना नहीं है, ये गीला धब्बा है। और यही अंतर है कि कुछ पदार्थ हमें जो धब्बा देते हैं, अगर आप इसको कुछ समय के लिए रखेंगे तो ये सूख जाएगा, अभी पता चल जाएगा। और ये हमने जो पहला किया था मंड, यहाँ पर हमें मंड की उपस्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरे के अंदर हमें कुछ प्रोटीन की उपस्थिति नजर आ रही है कि यहाँ कुछ हल्का सा जो है वो अभी जामुनी बैंगनी जो रंग है वो आना शुरू हो गया है। तो बैंगनी रंग दर्शाता है प्रोटीन की उपस्थिति। और यहाँ तीसरे में हम इसको अभी सूखने के लिए रखा, अगर ये सूख जाएगा और धब्बा नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि इसके अंदर वसा भी मौजूद नहीं है। तो हमारे फल के अंदर प्रोटीन कुछ मात्रा में उपस्थित थे, लेकिन पहले और तीसरा जो पोषक तत्व है वो हमें मौजूद नहीं मिला। और जो अंतिम हमारे पास खाद्य पदार्थ है वो है उबला हुआ अंडा। इसमें हम जांच करेंगे मंड की, और हम ये इसमें हमने डाल दी आयोडीन की कुछ बूंदें, जो बताएंगी कि क्या हमें गहरा नीला रंग प्राप्त होता है तो मंड उपस्थित है, अन्यथा नहीं है। और ये हमने कुछ भाग फिर से लिए हैं उबले हुए अंडे के, जिसमें हम प्रोटीन की उपस्थिति की जांच करेंगे। और उसके लिए हम डालेंगे इस पे कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें, साथ में कॉस्टिक सोडा की कुछ बूंदें, और आपको बड़ी सरलता से इसमें जो है वो बैंगनी रंग आता हुआ नजर आ रहा है। और अंतिम जो हमारा टेस्ट बचता है कि क्या अंडे के अंदर वसा उपस्थित है या नहीं है। और इसके लिए हम फिर से अपना पेपर टेस्ट करेंगे, इसको दबाएंगे और इसके ऊपर जांच करेंगे कि हमें वो चिकना धब्बा प्राप्त होता है या नहीं है। और जब हम इसको हटा करके इस प्रकार देखेंगे तो हमें धब्बा तो मिला, परंतु वह चिकनाई वाला नहीं, वह गीला धब्बा है। जैसे यहाँ जो धब्बा मिला था वो अब सूखने लग गया है। तो जो गीला धब्बा होता है, चिकना धब्बा, उसमें हमें अंतर पता है। तो इसके अंदर क्या उपस्थित नहीं है, वसा उपस्थित नहीं है, मंड उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ हमें बड़े अच्छे से जो है बैंगनी रंग प्राप्त हुआ है, तो इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों अब हमारी ये संपूर्ण सारणी तैयार हो चुकी है, हम सभी परीक्षण कर चुके हैं। ये हमारे खाद्य पदार्थ थे, जैसे कच्चा आलू, इसमें हमने मंड की उपस्थिति जांची, प्रोटीन की और वसा की। तो कच्चे आलू में मंड उपस्थित है, ऐसे ही दूध में प्रोटीन और वसा उपस्थित है। मूंगफली में केवल वसा उपस्थित मिली। बिना पके चावल में मंड उपस्थित था, लेकिन प्रोटीन और वसा अनुपस्थित थी। ऐसे ही पके हुए चावल के भी मंड उपस्थित था और दोनों बाकी पोषक तत्व नहीं थे। तो बच्चों हमने पढ़ा भोजन के घटक के बारे में। अब हम इस विषय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं ताकि हम अपने विषय को अच्छे से दोहरा सकें। सबसे पहला प्रश्न है पोषक किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है बच्चों भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले मुख्य पोषकों के नाम बताइए। फिर तीसरा प्रश्न परीक्षण में बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में किस पोषक तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है। और चौथा प्रश्न है बच्चों रोग रक्षक भोजन में कौन से घटक की प्रचुरता होती है। और लास्ट में पांचवा प्रश्न हमारे भोजन में आहारी रेशे का क्या महत्व है। उम्मीद है आप इनके उत्तर अच्छे से लिखेंगे और अपने पाठ को अच्छे से दोहराएंगे। धन्यवाद।